Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर पर प्रैक्टिस सेट 15। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत ही इम्पोर्टेंट 55 क्वेश्चंस हैं, आप लगातार सुनेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विलानेले, तो विलानेले एक पोइम है, आप काइंड ऑफ पोइम आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसको डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है अ शॉर्ट डांसिंग सॉन्ग विद अ रिफ्रेन, एक छोटा नृत्य गीत जिसमें रिफ्रेन होता है, टेक होती है। सेकंड, अ शॉर्ट ह्यूमरस फॉर्म नोन फॉर ऑफ कलर स्टेटमेंट्स इन आइएम्बिक टेट्रामीटर विद एंड राइम, यानी कि आइएम्बिक टेट्रामीटर में होता है जिसकी एंड में राइम होती है। थर्ड है पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। डी है 19 लाइन पोइटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 5 टर्सेट्स फॉलोड बाय अ क्वार्टेन। कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है आपको बताना है। चलिए आपने ढूंढ लिया होगा, तो इसका ऑप्शन है आपका डी। ये इम्पोर्टेंट है। जो विलानेले होता है वो 19 लाइन की, यानी कि 19 लाइन की एक पोइम होती है। इसमें 3 लाइन का जो टर्सेट होता है वो 5 होते हैं और प्लस 4 लाइन का एक क्वार्टेन होता है। कुल मिला के 19 लाइन की ये पोइम होती है। दूसरे अ शॉर्ट डांसिंग सॉन्ग विद रिफ्रेन, ये होता है आपका राउंडले। क्या होता है इसको बोलेंगे हम राउंडले। तो इसको राउंडले बोलेंगे। अ शॉर्ट ह्यूमरस फॉर्म नोन फॉर कलर स्टेटमेंट्स इन आइएम्बिक टेट्रामीटर विद एंड राइम, इसको बोलेंगे हम लिमरिक। और जो थर्ड है पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, इसको हम बोलेंगे एपिसल। तो आप ध्यान रखेंगे, ये 4 डेफिनेशन हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉज ऑकर्स विद इन लाइन्स इज कॉल्ड, तो लाइन के बीच में एक पॉज आता है, उसको क्या बोलते हैं। ये कई बार आ चुका है टीजीटी पीजीटी दोनों में। उसे हम बोलेंगे कैसुरा, कॉमा, स्टॉप, ब्रेक। क्या बोलेंगे आपको तय करना है। तो ये है आपका ऑप्शन ए कैसुरा। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ डी फेमिलियराइजेशन इन यूरोपियन ड्रामा, तो यूरोपियन ड्रामा में डी फेमिलियराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया। तो ऑप्शंस है सैमुअल बेकेट, बर्टोल्ट ब्रेख्त, टी.एस. एलियट या सार्टर। तो देखिए आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, ये है आपके बी बर्टोल्ट ब्रेख्त। इन्होंने एक टर्म दी थी एपिक थिएटर। एपिक थिएटर, तो एपिक थिएटर में इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेज पर जो कैरेक्टर्स होते हैं और बाहर जो ऑडियंस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन ना बन पाए, उनको बल्कि उनसे डिटैच रखा जाए। तो इस कंसेप्ट को डी फेमिलियराइजेशन का कंसेप्ट कहा गया था। तो इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है द थिएटर ऑफ क्रूएल्टी वॉज कंसीव्ड बाई, यानी कि थिएटर ऑफ क्रूएल्टी को की कल्पना किसने की, किसने कंसीव्ड किया। ऑप्शंस है एंटोनिन आर्टॉड, बर्तोल्ट ब्रेख्त, टी.एस. एलियट या सेंज। तो ये हैं आपके ए एंटोनिन आर्टॉड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म दी थिएटर ऑफ क्रूएल्टी। तो इसमें क्या किया कि यहाँ पर जो एक्टर्स हैं और ये ऑडियंस हैं,
तो इन ऑडियंस और एक्टर के बीच में एक जो है कम्युनियन रिलेशन बन जाता है। तो ये एक्टर्स अपने लाइटनिंग, गेस्चर्स, साउंड या अनयूजुअल सीनरी हो सकती है उनकी, और अपनी लैंग्वेज के द्वारा तो वो समाज की, जो सोसाइटी की कुछ बेसनेस को प्रस्तुत करते हैं, इन जो बुराइयां हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, और उन बुराइयों को प्रस्तुत करके इनको चौंका देते हैं। तो इनको चौंका देना, इनको शॉक्ड कर देना, ये जो काम है ये थिएटर ऑफ क्रूरल्टी का इन्होंने नाम दिया है। तो उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेटेक्स pyramid was introduced to analysis plot by the playwright गस्टॉव फ्रेटैग। तो गस्टॉव फ्रेटैग ने ये आपका पिरामिड दिया था, तो जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर राइजिंग मूवमेंट, फिर क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी होता है ट्रेजेडी में, और जो डिनोमेंट होता है, डिनोमेंट ये होता है आपका कॉमेडी में। और कुल मिला के 5 भाग हैं, यहाँ पर भी एक भाग होता है, यहाँ पर भी होता है। इसको इंसाइटिंग एक्शन बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो कुल मिला के 7 पार्ट्स होते हैं इसमें। तो आपको बताना है कि ये आपके फ्रेटैग्स थे, ये किस देश के थे, यानी किस कंट्री के थे, ये प्रश्न है यहाँ पर। जर्मन थे, फ्रेंच थे, इटालियन थे या ब्रिटिश थे? आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ये थे आपके जर्मन। तो ये जर्मन मिड 19th सेंचुरी के जर्मन प्लेराइट और नॉवेलिस्ट थे। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट राइम रॉयल? देखिए राइम रॉयल के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं, इनमें से एक बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, आपको बतानी है वो कौन सी है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राइम रॉयल अ स्टैंजा फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 7 लाइन, 5 feet लाइन्स इन आयनिक पेंटामीटर। यानी कि राइम रॉयल 7 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसमें 5 feet होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर के, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर की 7 लाइनें होती हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। राइम रॉयल वॉज फर्स्ट यूज बाय चौसर, सो इट इज नोन एज चौसरियन स्टैंजा। यानी राइम रॉयल को चौसर ने पहली बार यूज किया, इसलिए इसको चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं। ये भी ठीक है। चौसर्स यूज ऑफ राइम रॉयल इन हिज ट्राइलस एंड क्रिसिडे, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड सम ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। यानी कुछ कैंटरबरी टेल्स में और ट्राइलस एंड क्रिसिडे में और पार्लियामेंट और फाउल में इनको यूज किया। ये भी बात सही है। चौथी बात देखते हैं, शेक्सपियर ऑल्सो यूज्ड इट इन हिज वीनस एंड एडोनिस 1593। तो 1593 में इन्होंने वीनस एंड एडोनिस लिखी, उसमें इन्होंने राइम रॉयल का प्रयोग किया। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए मेरे हिसाब से बाकी 3 ठीक हैं, डी वाला ठीक नहीं है, क्योंकि वीनस एंड एडोनिस जो लिखी गई वो 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई। क्योंकि ध्यान रखेंगे एडोनिस में 6 शब्द हैं, तो एडोनिस से समझ लीजिए 6 लाइन का स्टैंजा था इसमें। चलिए तो फिर शेक्सपियर ने क्या लिखा राइम रॉयल में? तो शेक्सपियर ने राइम रॉयल में लिखा रेप ऑफ लुक्री, जो कि 1594 में लिखी गई। तो यह शेक्सपियर ऑल्सो यूज्ड इट इन हिज रेप ऑफ लुक्री 1594। तो इन्होंने जो पोइम लिखी उसमें इस राइम रॉयल का यूज किया।
तो आपका डी ऑप्शन उसमें गलत था, बाकी तीनों सही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इन अरिस्टोटल्स व्यू इज, अरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजेडी का मेन एलिमेंट है वो कौन सा है? देखिए उन्होंने 7 एलिमेंट बताए हैं। पहला प्लॉट है, करैक्टर्स हैं, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टिकल। तो ये आपके पार्ट बताए हैं इन्होंने। इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें प्लॉट, क्योंकि अरिस्टोटल ने प्लॉट को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वॉज जनरली रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी, कौन सी इनमें से अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी थी? फ्लावर्स फॉर लैटिन स्पीकिंग, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, एज यू लाइक इट या मच एडू अबाउट नथिंग, कौन सी थी? तो आपको पता ही है, तो सरल सा क्वेश्चन है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। अब किसने लिखा इसको? इसको लिखा 1552 में निकोलस यूडाल ने। किसने लिखा? निकोलस यूडाल ने। और निकोलस यूडाल जो थे ईटन कॉलेज के हेडमास्टर थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को, जो इसके स्टूडेंट थे, उनके लिए ये प्ले लिखा था। तो फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है इसको 1552 में। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ द सुपरनेचुरल इज प्रेजेंट इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, ब्राउनिंग या बैरन। तो ये बहुत प्रश्न आता है। ये थे आपके एसटी कॉलेज, क्योंकि एसटी कॉलेज की पोइट्री में सुपरनेचुरलिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द पोइम शेक्सपियर बिगिंस विद दिस प्रोज डेडिकेशन, द लव्स आई डेडिकेटेड टू योर लॉर्डशिप विदाउट एंड। देखिए पोइम ही इस डेडिकेशन से शुरू होती है। पहले डेडिकेशन लिखा है प्रोज में, उसके बाद पोइम शुरू होती है। आपको बताना है, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्री, द लवर्स कंप्लेंट या द पैशनेट पिलग्रिम, कौन सी पोइम इसमें से शुरू होती है? तो आपको बता दें, वीनस और एडोनिस और रेप ऑफ लुक्री दोनों ही पोइम डेडिकेशन से शुरू होती हैं। लेकिन ये जो डेडिकेशन लिखा है ये आपका रेप ऑफ लुक्री में लिखा है, क्योंकि दोनों ही पोइम इन्होंने मिस्टर WH को एड्रेस की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी है, और वीनस एंड एडोनिस का दूसरा डेडिकेशन है, ये नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोलैबोरेटेड प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का कौन सा इनमें से कोलैबोरेट प्ले नहीं है? एडवर्ड III, हेनरी VIII या टू नोबल किंग्समैन या लव लेबर्स लॉस्ट। तो देखिए लव लेबर्स लॉस्ट इन्होंने खुद लिखा है, यानी कि विदाउट एनी कोलैबोरेशन। तो आपका ऑप्शन डी है। और एडवर्ड III जो लिखा है इन्होंने, वो आपका टॉमस किड के साथ लिखा है। बता दे रहे हैं, ये है टॉमस किड के साथ लिखा है। और ये जो दोनों हैं, हेनरी VIII और टू नोबल किंग्समैन, ये इन्होंने दोनों ही प्ले जो है फ्लेचर के साथ लिखे हैं। ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन यहां पर डी है। क्वेश्चन नंबर, तो ये इसका वर्णन किया है कोलैबोरेशन विद किड के साथ एडवर्ड III लिखा है। 40% इन्होंने शेक्सपियर ने लिखा है और 60% टॉमस किड ने लिखा है, और फ्लेचर ने हेनरी VIII और टू नोबल किंग्समैन को कोलैबोरेट किया है। क्वेश्चन अगला है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो देखिए विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, हैमलेट या ओथेलो, कौन सा है? तो ये है आपको पता ही होगा, ये ट्रेजेडी है, वो भी हैमलेट के। तो सबसे बड़ा प्ले है और आपको पता होनी चाहिए, इसमें लगभग 442 लाइन्स हैं। तो हैमलेट हो गया। विच इज द शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। तो देखिए
अगर कॉमेडी जो है, सॉरी, जो ट्रेजेडी है वो सबसे लॉन्गेस्ट है और कॉमेडी है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो कॉमेडी है तो इसका मतलब कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ एरर्स सबसे शॉर्टेस्ट है। कुल मिला के 1785 लाइन्स हैं और मैकबेथ जो है इनकी सबसे छोटी ट्रेजेडी है। चलिए अगला देखते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, ये तो अभी बात कर ली थी आपकी मैकबेथ। हियर आर सम सोर्सेस इन रिलेशन टू शेक्सपियर्स प्ले, वन पॉइंट इज नॉट करेक्ट, फाइंड आउट। देखिए मैंने जो क्या किया है, ये सोर्सेस लिखे हैं, आपको बताना है क्या सोर्सेस सही हैं, इनमें से जो सही नहीं है उसको आप छांटेंगे। राफेल हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड जो 1577 में पब्लिश हुए थे, तो इनके हिस्टोरिकल प्लेस का सोर्स रहे हैं। आप सोचिए सही है या गलत है। जो प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स बाय सर टॉमस नॉर्थ ने लिखा है, इज द मेन सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमन प्लेस। ये सोचिए सही है या गलत है। रॉबर्ट ग्रीनिस जो मैमेलिया है, इज द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। आप सोचिए सही है या गलत है। प्रोज रोमांस रोजालिन बाय टॉमस लॉज इज ए सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, सही है या गलत है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे को तो चारों सही लग रहे हैं लेकिन एक तो गलत है इसमें से। देखिए तो इसमें जो गलत है वो है रॉबर्ट ग्रीन का मैमेलिया। यहां मैमेलिया नहीं है, पेंडोस्टो है। ग्रीन का, रॉबर्ट ग्रीन का जो प्रोज रोमांस है पेंडोस्टो, तो वो इसका सोर्स है विंटर्स टेल का, मैमेलिया नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो गया, क्योंकि ये ग्रीन से जो पेंडोस्टो है वो सोर्स है विंटर्स टेल का। तो ये चारों ऑप्शन ध्यान रखेंगे कि चारों ऑप्शन जो है आपके जो है सोर्सेस बताते हैं। हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। आपको बताना है शेक्सपियर ने कुल मिला के कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे, 6, 7, 9, 10। ये प्रश्न आया था 2016 की बात है, शायद 16 या 13 में आया है ये। आपको बताना है कितने प्ले थे। तो ये थे 10 प्लेस। कितने थे? 10 प्लेस। इसमें 6 राजाओं को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें कौन कौन से थे देखिए, किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड 2 हो गए, हेनरी 6 के 1, 2, 3 पार्ट तो 5 हो गए, हेनरी 5 का 1 पार्ट 6 हो गए, रिचर्ड 3 का 1 पार्ट 7 हो गए, हेनरी 4 के 2 पार्ट 9 हो गए और हेनरी 8 जो है 10 हो गए। कुल मिला के 10 आपके हिस्टोरिकल प्ले हैं। हु पॉपुलराइज्ड द हिस्टोरिकल प्ले इन एलिजाबेथन पीरियड। तो एलिजाबेथन पीरियड में किसने हिस्टोरिकल प्ले को पॉपुलराइज किया? ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी बेट्स या फ्लेचर। तो ये थे आपके यूनिवर्सिटी बेट्स, जिसमें रॉबर्ट जो पीले लिखते हैं वो है एडवर्ड फर्स्ट। दूसरे आपके मार्लो लिखते हैं, मार्लो लिखते हैं एडवर्ड थर्ड। और ग्रीन लिखते हैं वो जेम्स 4th लिखते हैं। तो यूनिवर्सिटी बिट्स हो गए। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आर कॉल्ड मिरर ऑफ किंग्स। कौन से प्ले शेक्सपियर के मिरर ऑफ किंग्स कहा जाता है? उनकी ट्रेजेडी को कहा जाता है, कॉमेडीज को कहा जाता है, उनके हिस्टोरिकल प्लेस को कहा जाता है या रोमांसेस को कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि इनके जो आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो इसमें 6
राजाओं का विस्तार से वर्णन है। तो ये बात जो कही है, ये आपके जर्मन क्रिटिक रहे हैं स्लेगल। तो जो स्लेगल रहे हैं जर्मन क्रिटिक, इन्होंने ये बात कही है कि शेक्सपियर्स प्लेस आर अ मिरर ऑफ, जो हिस्टोरिकल प्लेस आर अ मिरर फॉर किंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज एसेंशियली ए टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलामिटी कंडक्टिंग टू डेथ। कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है आवश्यक रूप से एक सफरिंग की और कैलामिटी की जो है कहानी है। कंडक्टिंग टू डेथ यानी कि जो मौत की ओर ले जाती है, यानी कि जो मौत का संचालन करती है। तो ये बात किसने कही है? एडवर्ड डॉर्डन ने कही है, टी.एस. इलियट हैं, ए.सी. ब्रेडले हैं या मैथ्यू आर्नोल्ट हैं। देखिए ये हैं आपके ए.सी. ब्रेडले, जिनका वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, लेक्चर ऑन हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इस के 7th चैप्टर में ये बात उन्होंने कही है। तो इनकी रचना है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, लेक्चर्स ऑन हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, और ये बाई ए.सी. ब्रेडली की पोइम है। इसके 7th चैप्टर में की गई है बात। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज पोस्ट 1599 प्लेड बर स्टेज एट। तो 1599 के बाद जो प्ले लिखे गए वो प्ले स्टेज हुए, वो किस थिएटर में हुए? स्वान थिएटर, रेड लॉयन, ग्लोब थिएटर या फॉर्च्यून प्ले हाउस। तो जानते हैं कि इसी सन में ग्लोब थिएटर की स्थापना हो गई थी, तो इसके बाद ग्लोब थिएटर में ही सारे प्लेज स्टेज हुए थे। What does Shylock demand the Antonio plays as bond for the loan? एंटोनियो ने लोन लिया था, तो किसकी मांग करता है वो? उसकी मौत की, या अ पाउंड ऑफ फ्लैश की, या ऑल हिज एस्टेट्स की, या पोर्सियास हैंड इन मैरिज? किस में मांग करता है? तो वही आप जानते हैं, अ पाउंड फ्लैश फ्रॉम हिज हार्ट, इसी को मांग करता है, उसके हार्ट का। क्वेश्चन नंबर, हाउ डू मोस्ट क्रिटिक डिस्क्राइब शाइलॉक? शाइलॉक को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? ब्लडथिर्स्टी, बॉगीमैन, या क्लाउनिश जोइस स्टीरियोटाइप, या ट्रेजिक फिगर, या देयर इज नो कॉन्सेंसस। तो ये करते हैं देयर इज नो कॉन्सेशन। इसका मतलब है कि उसका उस समाज में कोई मेल नहीं है। कॉन्सेंस का मतलब होता है मेल होना, तो कोई भी मेल नहीं है, इस पे डिस्क्राइब करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ कब कंपोज हुई थी? 1600 से लेकर 1606 तक, 1590 से लेकर 1600 तक, 1580 से लेकर 1600 तक, या 1600 से लेकर 1610 तक। तो आप जानते हैं 1601 में हैमलेट और 1606 में आपका मैकबेथ पब्लिश होता है, तो ये लिखे जाते हैं। तो ये 1600 लेके 1606 तक हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो गया इसमें। बिलो बिलो दाउ विंटर्स बिन, दाउ आर नॉट सो अनकाइंड, एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। तो आपको बताना ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं या किसने कही हैं। देखिए एज यू लाइक तो ली गई हैं, किसने कही हैं? जैक्स एमिन्स, ड्यूक सीनियर, या रोजालिन। तो आपको पता लग ही गया होगा, ये बात जो है एमिन्स ने ये गाना गाया है, ये सॉन्ग जो है एमिन्स का है, एमिन्स का। ऑप्शन बी हो गया। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इम्बोर्टेड लाइन एंड हु यूज इट इन द प्ले एज यू लाइक इट।
तो ये आपको बताना ये लाइन किसने लिखी है, यानी किसने कंपोज की है, और ये एज यू लाइक इट में किस करेक्टर ने बोली है। ये लाइन शेक्सपियर की खुद की है और टच स्टोन ने बोली है, या मार्लो की है, फीबे ने बोली है, या किड की है, टॉमस किड की, सीलिया ने बोली है, या टॉमस लॉज की है जो कि रोजालिंड ने बोली है। तो आपका ऑप्शन आपको पता लग गया होगा। ये जो लाइन है जो ये आपकी मार्लो के द्वारा कंपोज की गई है और इनकी पोइम है हीरो एंड लैंडर। तो हीरो एंड लैंडर की ये लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, और इसको फीबे जो कि सेफेरर से होती है, एक गृहिणी होती है, वो इसको बोलती है। चलिए, हीरो एंड लैंडर की पोइम है, उससे ली गई है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैव ओरिजिनल प्लॉट्स? देखिए, लव लेबर्स लॉस्ट, मैरी वाइफ विंडसर, या दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर ने सारे प्लॉट जो हैं 12 ही के हैं, कोई खुद का नहीं है, तो आपको बताना है। तो यह है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये 2 प्लॉट जो हैं प्लेज के ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल माने जाते हैं। विच शेक्सपियर प्लेज कॉल्ड अ लिरिकल ट्रेजेडी? तो लिरिकल ट्रेजेडी कौन सी कहलाती है? हैमलेट, रिचर्ड सेकंड, ओथेलो, या कोरियोलेनस? तो देखिए, रिचर्ड जो सेकंड है वो लगभग पूरी की पूरी ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है और प्रोज इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी हो गया। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरे इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिए हैं और समझा के पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज स्पार्कल्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट? तो गन पाउडर प्लॉट से प्रेरित होकर कौन सा प्ले होता है? मैकबेथ, किंग लियर, टेम्पेस्ट, या विंटर्स टेल? आपको बताना है। तो ये आपका पता लगी तो फेमस प्रश्न है, ये आपका ऑप्शन हो गया ए, मैकबेथ, क्योंकि 1605 में किंग्स जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, गन पाउडर से पूरा उड़ाने की योजना बनाई जाती है, हालांकि वो प्लान जो है विफल हो जाता है। तो इसको रॉबर्ट कैट्सेवाय जो है एक होता है व्यक्ति जो इसको प्लॉट को लीड करता है, हालांकि उसको फांसी लगा दी जाती है। चलिए, हु गेव किंग लियर अ हैप्पी एंडिंग? किंग लियर को हैप्पी एंडिंग कौन देता है? मैथ्यू आर्नल्ड, फ्लेचर, नाहम टेट एंड चार्ल्स लैम? तो आपका ये भी सरल प्रश्न है, क्योंकि नाहम टेट देते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, जो कॉर्डेलिया होती है हीरोइन, उसकी शादी जो है एडगर जो कि ग्लास्टर का पुत्र है, जायज पुत्र है, उससे शादी करा देता है, तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? कौन सा कहा जाता है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चिंतनशील और सेंसिटिव, तो कौन सा होता है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, या मैकबेथ? तो इसमें चिंतनशील दिखाया गया है या रिफ्लेक्टिव दिखाया गया है, वो दिखाया गया है हैमलेट को। तो हैमलेट काफ़ी चिंतनशील होता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो सोचता बहुत है, काम कम करता है, तो जो सोचता बहुत है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जा गया है। तो ऑप्शन ए हो गया। इन 1805 विलियम वर्ड्सवर्थ फिनिश्ड हिज पोएम टू कॉलरेज but refused to publish it until he would complete the Recluse, a long piece of which the poem Coleridge would be a prologue, epilogue, appendix या फर्स्ट पार्ट। तो 1805 में उन्होंने प्रील्यूड कंप्लीट कर लिया और इसको 1850 में इनकी वाइफ ने पब्लिश कराया। तो इनकी इरादा थे कि ये जो है एक बड़ा पोइम थी द रिक्लूज, उसका एक पार्ट बनाना था। तो आपको बताना है वो कौन सा पार्ट बनाना चाहते थे
इसका प्रोलॉग बनाना चाहते थे, एपिलॉग बनाना चाहते थे, अपेंडिक्स बनाना चाहते थे, या फर्स्ट पार्ट बनाना चाहते थे? तो ये आप बताते चलें, ये इनका प्रोलॉग था। प्रोलॉग था। फर्स्ट पार्ट में 2 पोइम थी, सेकंड पार्ट में जो था आपका एक्सकर्शन था, और थर्ड पार्ट इसका रिक्लूस का जो है इनकम्प्लीट रहा। अ पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये बात किसने कही है? पोप ने कही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है, वर्ड्सवर्थ ने कही है, या नन ऑफ दीज? तो ये बात प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। तो सी ऑप्शन हो गया। और BR7 इज रिटन बाय, ये पोइम है BR7 किसने लिखी है? कीट्स ने, शैली ने, बैरन ने, या वर्ड्सवर्थ ने? तो ये बात मेरे हिसाब से तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और ये आपका BR7 एक बैलेड है, तो जिसमें कभी प्रश्न पूछता है और लड़की जो जवाब देती है कि हम साथ हैं, हालांकि धीरे धीरे करके इसके सारे सातों भाई जो है मर जाते हैं। हाउ मैनी सोनेट डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट, कितने सोनेट लिखे? तो भाई मेरे हिसाब से तो 500, 523, 545 या 533, कितने लिखे? तो ये थे आपके 523। ध्यान रखेंगे इनको। आपको बताना है विच इज नॉट द सोनेट सीरीज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन इसमें 5 हैं। द सीरीज ऑफ रिवर डॉर्डन, जो कि 1806 से 1820 तक लिखी गई और 1820 में पब्लिश हुई। एक्लेस्टिकल सोनेट्स हैं, 1821 से 1822 में लिखे गए और 1822 में पब्लिश हुए। सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड ऑर्डर 1831 में कंप्लीट हुए और 35 में पब्लिश हुए। सोनेट अपॉन पनिशमेंट ऑफ डेथ 1839 1840 में लिखे गए और 1841 में पब्लिश हुए। या ऑल द अबव आर बाय वर्ड्सवर्थ, ये सारे जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर कोई सारे ऑप्शन ठीक हैं तो आपको ऑप्शन ई चुनना है। पढ़ लीजिए तो बताते चलें, ये चारों ऑप्शन ठीक हैं। और ये प्रश्न बनता है कि रिवर डॉर्डन जो है सोनेट सीरीज इनकी कब पब्लिश हुई। ये प्रश्न आ चुका है टीजीटी में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये इनके सोनेट सीरीज हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई हो गया। विच इज विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली लव सोनेट, कौन सा लव सोनेट है? केवल एक ही लव सोनेट लिखा है इन्होंने, और वो कौन सा है वो बताना है। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वाई आर दाउ साइलेंट, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री, या टू मिल्टन, कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका वाई आर दाउ साइलेंट, ये इनका केवल और केवल अकेला लव सोनेट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। हु रोट अबाउट हुम, दाई सोल वॉच लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन 2001, 16 और 21 3 बार आ चुकी है, आपको बताना है। तो ये लाइन किसने लिखी है और किसके लिए कही गई है? तो ये इनका सोनेट है टू मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो 1802 में लिखा गया, इसकी लाइन है। और इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और मिल्टन के लिए लिखी है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आवर वर्थ इज अ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, हमारा जो बर्थ है वो एक सपने की तरह, एक नींद की तरह है, एंड फॉरगेटिंग, और एक भुलक्कड़पन की तरह है। द सोल दैट राइजेस विद अस, जो आत्मा हमारे साथ है, हमारे साथ उदय होता है जिस आत्मा का, आवर लाइफ स्टार, जो हमारे जीवन का एक तारा है, हैथ एल्सवेयर इट्स सेटिंग, तो इसकी सेटिंग कहीं अंत रही होती है। तो कहने का मतलब है ये दूसरी दुनिया है और ये तारा हमारी दुनिया में आ गया, हमारे दिलों में हमारे आ गया।
तो यहाँ पर ये तारा जो है अस्त होता है, फिर इस दुनिया में आकर उदय होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये किस पोइम से ली गई हैं? जबकि ऐसी बार लाइनें आती हैं तो ध्यान रखिए इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड होगा, और आपने ये छांट लिया होगा, हमको पता है। These lines have been taken from Nature did never betray the heart that loved her. प्रकृति उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कभी धोखा नहीं देती जो उसे प्यार करता है। तो ऐसी बातें टिंटन एबे में होंगी, या फाउंटेन, या टेबल टर्न में, या ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो आपका ऑप्शन पता है, ये तो बहुत फेमस लाइन है, ए। हु सेड दिस? वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड may teach you more of man, of moral evil and of good, that than all the sage can. यहाँ पर कह रहे हैं, आप ऑप्शन चुन लीजिए तब तक मैं बोल रहा हूँ इसका अर्थ। यहाँ वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, सॉरी, ये तो यही पूछा गया है कि किसने कही है, तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है, तो आप बता ही दिया, लेकिन फिर भी इसका अर्थ बता देता हूँ। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, जो आपका स्प्रिंग सीजन का वुड होता है उसका एक इम्पल्स ही मे टीच यू मोर देन ए मैन, एक मनुष्य से ज़्यादा सिखा सकता है। ऑफ मोरल इविल ऑफ गुड देन ऑल सेजेस कैन, क्या बुराई है, क्या भलाई है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आपका वुड यानी कि आपका जंगल, आपकी प्रकृति आपको सिखा सकती है। देन ऑल सेज कैन, जितना कि दुनिया भर के संत भी नहीं सिखा सकते। तो ये बात कहाँ से ली गई है? तो पहले तो ये तय कर लीजिए, ये है द टेबल्स टर्न्ड, यानी कि पोइम है, उससे ली गई है। नेम द पोइम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन क्वोटेड। दस फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके, ऐसा अक्सर हमारी बुढ़ापे में होता है। एंड येट द वाइजर माइंड, और बुद्धिमान व्यक्ति भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस दुनिया के, वो भी मॉन्स लेस फॉर व्हाट एज टेक्स अवे, उस पर कम दुख करते हैं जो समय उनसे ले गया है, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, बजाय उसके जो उसको पीछे छोड़ के गया है। यानी कि जो लोग होते हैं वो ये बात करते हैं, बोले पुराने दिन बहुत अच्छे थे और आज की दुनिया को अच्छा नहीं बताते। तो किसने कही है ये बातें? फाउंटेन में कही है, लॉडमिया में कही है, ओटो ड्यूटिन कही है, पील कैसल ने कही है। तो ये बात कही है आपकी द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, उसमें कही है। और ये बात कहता है मैथ्यू। मैथ्यू जो होता है वो 72 ईयर्स ओल्ड का एक बूढ़ा होता है, और 29 का जो है आपका राइटर होता है, वर्ड्सवर्थ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कम फोर्थ, आगे आइए, एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, अपने साथ एक ऐसा दिल लाइए, ऐसा हृदय लेके आइए, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जो देखता है और ग्रहण करता है। यानी कि देखने वाला और ग्रहण करने वाला दिल लेके आइए, तो इस दुनिया में बहुत सुंदरता फैली हुई है। कहाँ कहते हैं ये लाइन? रेनबो में कहते हैं, या आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड में कहते हैं, या टेबल्स टर्न में कहते हैं, या टिंटन एबे में कहते हैं। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ हैजलिट से कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? द टेबल्स टर्न में। आपका ऑप्शन हो गया सी। मिल्टन वॉज एलिजाबेथन पोइट थे, या जैकोबिन पोइट थे, या बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट थे, या क्लासिकल पोइट थे? तो ये प्रश्न टीजीटी में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। ये आपके बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट थे। अगला प्रश्न है, विच आर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बुक 1st and 2nd, बुक 5th and 6th, बुक 9th and 10th, 7th, और बुक 11th and 12th? कौन सी बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, आपको बताना है। तो ये है आपकी बुक नंबर 9 और 7। बुक नंबर जो 9 है वो सबसे बड़ी है, और जो 7 है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो
सी हो गया, क्योंकि बुक 9 में 1189 यानी कि 1189 लाइन्स हैं, और बुक 7 में जो हैं वो आपकी 640 लाइन्स हैं, और बुक 7 यानी कि ये आपकी 9 है और ये आपकी 7 है, ठीक है। लेकिन बुक 7 और 10, ये जो 10 बुक्स हैं इसको तोड़कर बुक बनाई गई, और इसको तोड़कर यानी कि इनको तोड़कर दो बुक बनाई गई 74 में, 74 में, 1674 में, फिर इनको 12 बुक्स में कंसिस्ट किया गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में लिखा है, पढ़ लेना। बुक 9 बड़ी है, बुक 7 छोटी है, और किस किस को तोड़कर बनाई गई है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बना लेना है। द फर्स्ट सन ऑफ एडम एंड ईव आर, देखिए ये 12th बुक की बात हो रही है, तो उसमें माइकेल बताता है, कि उनके पुत्र हैं एडम के। तो आप बताना एडम के 2 पुत्र हैं, वो कौन हैं। यूरियल एंड एब्डियल हैं, कैन एंड अवेल हैं, बेलियर एंड मोलेक हैं, या इनमें से कोई नहीं है, झूठ बात है। तो ये ऑप्शन आप तलाश लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हैं आपके कैन एंड अवेल, ये आपका बी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप देखेंगे। 46 देखिए, एन एंजल हु एट फर्स्ट कंसिडर ज्वाइनिंग सैटर्न इन रिवेलियन but argues against Saturn and rebel angel and return to God. Who is that angel? एक एंजल जो है शुरू में तो सैटर्न के साथ होता है, बाद में रिबल होता है, बाद में वो सैटर्न से आर्ग्यू करता है कि आप ईश्वर के उसमें ना रहो। तो ये फॉलन एंजल्स होता है, नहीं फॉलन तो बात की बात है, ये एंजल्स होता है जो इनके साथ युद्ध में भाई क्या करते हैं, 1/3 को ये अपनी तरफ कर लेते हैं सैटर्न, तो अब 1/3 में से एक होता है, तो उसका नाम बताना है। तो प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जाता है। ये पहले तो यही पूछ लिया, फिर पूछेगा हु आर्ग्यूज अगेंस्ट सैटर्न, सैटर्न के अगेंस्ट कौन आर्ग्यू करता है। तो बिलजेबब करता है, एब्डियल कहता है, गैब्रियल करता है, या यूरियल करता है। तो ये होता है आपका एब्डियल, ठीक। एब्डियल होता है जो शुरू में तो सैटर्न के साथ होता है, बाद में जो है ईश्वर के पास वापस चला जाता है और ईश्वर को क्षमा कर देते हैं। एन एंजल इज ट्रिक्ड बाय सैटर्न डिस्गाइज एज ए सेरब, जब सेरब के रूप में सैटर्न ईडन गार्डन में प्रवेश करते हैं, तो सेरब के डिस्गाइज में, तो कौन किसको धोखा देते हैं, किसको ट्रिक करते हैं, यूरियल को, गैब्रियल को, जेफरन को, या इथोरियल को। तो पहले तो बता दें ये चारों ही गार्ड होते हैं पैराडाइज में, यानी कि जो ईडन गार्डन होता है उसमें चारों ही गार्ड होते हैं, जिसमें हेड होता है गैब्रियल, गैब्रियल इसमें हेड होता है, बाकी सब असिस्टेंट होते हैं, और यूरियल इसका असिस्टेंट होता है। तो आपको बताना है कौन इसमें से ठीक है। तो ये है आपका यूरियल, यूरियल को धोखा देता है, बाद में यूरियल गैब्रियल के पास जाता है और कहता है भाई एक शेर जो है शेप चेंजिंग कोई सैटर्न आया है, तो वो उसने पैराडाइज लॉस्ट में प्रवेश किया, पैराडाइज में प्रवेश किया है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। हु वॉज द किंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कौन किंग था। लुइस 16, लुइस 15, लुइस 17 या लुइस 15, ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। तो आपको बताना है कौन था। तो ये थे आपके लुइस 16, आपका ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे। द टेलर रिटेलर इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल। ये फॉलोइंग नॉवेल, इनमें से 4 नॉवेल हैं, इनमें से
टेल ऑफ टू सिटीज, शॉर्टर, रिसॉर्टस, एवरलास्टिंग, नो एंड या नन। तो 3 में से छांटना है आपको। तो देखिए टेलर, रिटेलर या बोलते हैं इसको टेलर्स पैच, टेलर्स पैच। तो इसको लिखा है टॉमस कार्लाइल ने। टॉमस कार्लाइल की रचना है अ शॉर्टर रिसॉर्टस। ये आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखेंगे, ये टीजीटी में आ चुका है, किस ईयर का कंफर्म नहीं है लेकिन आ चुका है, ये गारंटी है। तो ये टॉमस कार्लाइल का है शॉर्टर रिसॉर्टस। आपका ऑप्शन बी है। Was this the phase that launched 1,000 ships and burnt the topless towers to Ilium? आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये मार्लो के प्ले से है। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्टकी, ऑक्सीमोरन, सिमली या जुगमा। तो आप सोचिए बताइए। देखिए ये जो फेस वर्ड है, ये फेस किसी फुल व्यक्ति को सिंबलाइज कर रहा है। तो जहाँ पार्ट फुल के लिए या फुल पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है तो हम वहाँ सिनेक्टकी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। मार्टियर क्रिएट फेथ, फेथ डज नॉट क्रिएट मार्टियर्स। आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन है सिनेक्टकी, ऑक्सीमोरन, कैसमस या जिगुमा। तो देखिए कैसमस का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिस क्रॉस। तो मार्टियर्स क्रिएट द फेथ एंड फेथ डज नॉट क्रिएट मार्टियर्स, क्रिस क्रॉस हो गया। तो ऐसा जहाँ क्रिस क्रॉस होता है, जैसे फेयर इज द फाउल, फाउल इज द फेयर, जो कि मैकबेथ में लाइन शुरू होती है, तो वो भी क्रिस क्रॉस का एक उदाहरण है, यानी कि कैसमस। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, कैसमस। विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। तो आपको पता होगा लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स या जोसलियन। तो 1906 में लिखा गया आपका सिल्वर बॉक्स। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, तो ये था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइप। तो ये फेमस होते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि फॉरसाइट सागा, जो कि इनके ट्रायलॉजी का पहला पार्ट है। इसमें 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड हैं। उसका पहला नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इसी से फेमस हो जाते हैं। गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये उनको मिलता है 1932 में, और 1933 में तो ये मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक है। और हु बिल्ड द फर्स्ट परमानेंट थिएटर इन इंग्लैंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही है। आपको बताना है किसने लिखा, किसने परमानेंट थिएटर बनाया इंग्लैंड में। शेक्सपियर ने, किंग जेम्स फर्स्ट ने, या जेम्स बर्बेज ने, या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। तो ये बनवाए थे आपके जेम्स बर्बेज ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।